नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, यूपी लेखपाल और लोअर पीसीएस की तैयारी में आपका स्वागत है। वे सभी परीक्षाएं जहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स पूछी जाती हैं, उनके लिए आज का ये वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। आप लोग लगातार करंट अफेयर्स की मांग कर रहे थे, तो आज मैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की शुरुआत कर रहा हूं और शुरुआत करूंगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। अगर आप आज के इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लेखपाल की तैयारी करनी है, यूपी लोअर पीसीएस की तैयारी करनी है, तो बहुत ही अच्छे शानदार नोट्स हमने तैयार किए हैं आपके लिए, जो आपको लगातार पसंद आ रहे हैं। आपके मैसेज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं। अच्छे से तैयारी करिए। अच्छे नोट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप अक्सर सुनते होंगे सिलेक्शन होने के बाद में कि मैंने बिना कोचिंग ज्वाइन किए ही सिलेक्शन पा लिया। तो उन सभी के सिलेक्शन का सबसे बड़ा कारण होता है उनके नोट्स, क्योंकि पढ़ने को आजकल यूट्यूब पे आपको फ्री में हर सब्जेक्ट की क्लास मिल जाएगी, लेकिन नोट्स नहीं मिलते हैं आपको। कोचिंग वाले अच्छी फीस लेकर भी आपको अच्छे नोट्स नहीं देते हैं। तो उन नोट्स को, जो वैक्यूम है, उसको दूर करने के लिए हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन नोट्स बना रहे हैं। अगर आप लेना चाहते हैं लोअर पीसीएस के लिए, यूपी पीसीएस के लिए या यूपी एचईओ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की भर्ती के लिए, तो हम सभी के लिए नोट्स आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। तो फिर शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास की मक्खन और मलाई 300 बेहतरीन वन लाइनर्स होने वाले हैं, जिनके द्वारा आपको बहुत अच्छा सुव्यवस्थित कंटेंट मिलने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा अगर आप क्लास का आनंद उठाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इतिहास के पुरातात्विक स्रोत की। प्राचीन भारत के इतिहास को वैज्ञानिक और प्रामाणिक ढंग से समझने के लिए पुरातात्विक स्रोत सबसे विश्वसनीय माने जाते हैं। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख होते हैं, सिक्के होते हैं और स्मारक होते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र या इपिग्राफी कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सबसे प्राचीन पठनीय अभिलेख सम्राट अशोक के हैं, जो ब्राह्मी में है, खरोष्टी में है, अरामैइक और यूनानी लिपि में है। अशोक के अभिलेखों को 1837 में पहली बार जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। ये भी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एशिया माइनर तुर्की से प्राप्त बोगजकोई अभिलेख 1400 बीसी में 4 वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य यानी कि अश्वनी का उल्लेख मिलता है। बोगजकोई अभिलेख आर्यों के भारत आगमन का एक प्रमुख साक्ष्य माना जाता है। कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख वर्तमान उदयगिरी पहाड़ी, भुवनेश्वर, ओडिशा में स्थित है। बिना तिथि का अभिलेख है। हाथी गुम्फा अभिलेख सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र मिलता है। तो जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उसमें सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र मिलता है। शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख वर्तमान जूनागढ़, गुजरात में स्थित है। संस्कृत भाषा का पहला सबसे बड़ा अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख से सुदर्शन झील की प्रमाणिक जानकारी मिलती है। हरिशेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जूनागढ़ अभिलेख, हाथी गुम्फा और प्रयाग प्रशस्ति बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कई बार प्रयाग में पूछा गया है प्रयाग प्रशस्ति के बारे में कि ये किसके द्वारा रचित है। तो हरिशेन द्वारा रचित है प्रयाग प्रशस्ति, वर्तमान प्रयागराज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश की है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का विस्तृत वर्णन है। रवि कीर्ति द्वारा रचित एहोल अभिलेख वर्तमान बागलकोट, बीजापुर, कर्नाटक में स्थित है। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन को हराने का वर्णन इसमें मिलता है। भानुगुप्त का एरण अभिलेख 510 एडी वर्तमान सागर जिला, मध्य प्रदेश में स्थित है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य यहां से मिलता है। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है और ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के थे। आहत सिक्के मुख्य रूप से चांदी के बने होते थे। भारत में सबसे पहले लेख वाले और स्वर्ण सिक्के हिंद यवन शासकों ने जारी किए। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए और सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के गुप्तों ने जारी किए, जिसे दिनार कहा जाता था। सातवाहनों ने मुख्य रूप से सीसे और पोटीन के सिक्के चलाए थे।
अब हम बात कर लेते हैं इतिहास के साहित्यिक स्रोतों की। तो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत वेद आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, आरण्यक आते हैं, उपनिषद आते हैं जिनकी संख्या 108 है, और वेदांग आते हैं जिनकी संख्या 6 है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है इनमें से कौन वेदांग का हिस्सा है या वेदांग का हिस्सा नहीं है। तो 6 वेदांगों के आपको नाम याद रखने हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो वेद के 6 अंग हैं, कौन कौन से हैं? शिक्षा, यानी कि आपके पास शिक्षा होनी चाहिए। कल्प, व्याकरण यानी कि व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। निरुक्त, छंद और ज्योतिष का ज्ञान होना चाहिए। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है जिसकी रचना शुंग काल में हुई थी। याज्ञवल्क स्मृति और नारद स्मृति की रचना गुप्त काल में हुई थी। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? सबसे महत्वपूर्ण। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश, विनय पिटक में संघ के नियम और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत हैं। दीपवंश और महावंश श्रीलंका के प्रमुख बौद्ध ग्रंथ हैं। जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का संग्रह है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। भद्रबाहु रचित कल्पसूत्र और महावीर का जीवन बताने वाली भगवती सूत्र प्रमुख जैन ग्रंथ है। अब हम बात कर लेते हैं प्रमुख पुस्तकों की, उनके लेखकों की और पुस्तकों की विषय वस्तु की। अर्थशास्त्र के रचनाकार कौटिल्य चाणक्य थे। ये मौर्यकालीन राजनीति एवं प्रशासन की जानकारी देती है। मुद्रा राक्षस के रचनाकार या लेखक विशाख दत्त हैं और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंद वंश के पतन का वर्णन देखने को मिलता है। अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है और यह संस्कृत व्याकरण की प्रथम प्रमाणिक पुस्तक मानी जाती है। राजतरंगिणी कल्हड़ की रचना है और ये इसमें कश्मीर का इतिहास मिलता है और यह संस्कृत का ऐतिहासिक काव्य है। हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा रचित है, हर्षवर्धन की जीवनी है और ये रचनाएं सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। यूनानी यात्री मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। यूनानी यात्री टालमी ने 2री शताब्दी ईस्वी में जियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी है। यूनानी रोमन मूल के अज्ञात लेखक ने पेरीपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी में हिंद महासागर के व्यापार का वर्णन किया है। चीन का यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त काल के समय भारत आया, इसकी पुस्तक फो क्यो की थी। चीन का यात्री हुएनसांग हर्षवर्धन के समय आया और इसकी पुस्तक का नाम सी यू की है। हुएनसांग को नीति का पंडित भी कहा जाता है। चीन का यात्री इत्सिंग 7वीं सदी के अंत में आया और उसने नालंदा व विक्रमशिला का विस्तार से वर्णन किया है। अरब उज्बेकिस्तान का यात्री अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल बरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम तहकीक ए हिंद किताब उल ए हिंद, ठीक है, तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद, दोनों नाम एक ही किताब के हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रागैतिहासिक काल की, प्री हिस्टोरिक पीरियड की। तो प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसके लिए कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक माना जाता है। 1863 में पल्लव रम से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। किसने? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। पूरा पाषाण काल में मानव का मुख्य कार्य शिकार और खाद्य संग्रहण था, जीवन खाना बदोश था। पूरा पाषाण काल के मानव को आग का ज्ञान था लेकिन उसके उपयोग से वह अनभिज्ञ था। इस काल के औजार मुख्य रूप से क्वार्टजाइट पत्थर के बने होते थे, हस्तकुठार, विदारणी और खुरचनी जैसे। भीमबेटका मध्य प्रदेश से प्राचीनतम गुफा चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि भीमबेटका कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। हथनौरा एमपी नर्मदा घाटी से भारत में मानव खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य मिला है। बेलन घाटी से 3 पाषाण कालों के साक्ष्य क्रम से मिलते हैं। मध्य पाषाण काल के छोटे और नुकीले औजारों को माइक्रोलिथ यानी कि सूक्ष्म पाषाण कहा जाता है। मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि पशुपालन की शुरुआत थी। मानव द्वारा पाला गया प्रथम पशु कुत्ता था। आदमगढ़ एमपी और बागौर राजस्थान से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मैदहा और सराय नहर राय प्रतापगढ़ यूपी से अस्थि उपकरण और कब्रें मिली हैं। सराय नहर राय से युद्ध आक्रमण का प्रथम साक्ष्य भी मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं
ताम्रपाषाण एवं महापाषाण काल की। नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हुई और मानव ने पहली बार अन्न का उत्पादन शुरू किया, जिससे स्थायी जीवन की शुरुआत हुई। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ, जिससे मृद भांड निर्माण और परिवहन में क्रांति आई। मेहरगढ़ बलूचिस्तान से कृषि, गेहूं और जौ का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। इसे ब्रेड बास्केट कहा जाता है। किसको? बलूचिस्तान मेहरगढ़ को ब्रेड बास्केट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लहुरादेव संत कबीर नगर यूपी। नवीनतम पुरातात्विक खोजों के अनुसार चावल और कृषि का विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिला है, 9000 से 7000 ईसा पूर्व का। इससे पूर्व कोल्डी हवा को माना जाता था कि जहां पर 6000 ईसा पूर्व के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे चावल के। लेकिन उस बाद में और खोजें हुई और नवीनतम जो खोज है पुरातात्विक, उसके अनुसार लहुरादेव संत कबीर नगर से 9000 से 7000 ईसा पूर्व के चावल और कृषि के साक्ष्य मिले हैं। बुर्ज होम कश्मीर से गर्तवास और मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चिरांद बिहार से हिरण के सींगों से बने उपकरणों का बड़ा भंडार मिला है। नवपाषाण काल के अंत में मानव ने पहली धातु तांबे का प्रयोग शुरू किया, जिसे ताम्रपाषाण काल कहा गया। तो नवपाषाण काल का जो अंत था, वहां पर मनुष्यों ने क्या किया, मानवों ने क्या किया, तांबे की खोज कर ली। इसलिए इस काल को ताम्रपाषाण काल भी कहा गया। आहार संस्कृति राजस्थान का प्राचीन नाम ताम्बवती था। बनास नदी घाटी में यह स्थित थी। मालवा संस्कृति एमपी के मृद भांड ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों में सबसे उत्कृष्ट माने जाते हैं। मालवा संस्कृति के प्रमुख स्थल नवदा टोली से सभी प्रकार के अनाजों के साक्ष्य मिले हैं। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र का प्रमुख स्थल दैमाबाद है, जो सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल है। यहां से तांबे का रथ मिला है। महापाषाण संस्कृति मुख्य रूप से दक्षिण भारत में लौह युग के समानांतर विकसित हुई है। महापाषाण का अर्थ है बड़े पत्थर, जहां मृतकों को दफनाकर उनके चारों ओर बड़े पत्थर रख दिए जाते थे। महापाषाण कब्रों से बड़ी संख्या में लोहे के औजार, त्रिशूल और काले लाल मृद भांड मिले हैं। अब बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। अब यहां से इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका शुरू हो जाएगा, जहां से आपके बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन पहले के 68 पॉइंट भी उतने ही महत्वपूर्ण है। एक आधा प्रश्न कभी कभी 2-4 वर्ष में यहां वहां से बनता है। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। यह एक कांस्य युगीन और आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है, क्योंकि इसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। कार्बन 14 यानी कि C14 डेटिंग के अनुसार इसका सर्वमान काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। जॉन मार्शल ने 1924 में सबसे पहले इसे सिंधु सभ्यता नाम दिया। सबसे पहले खोजे गए स्थल हड़प्पा 1921 के कारण पुरातात्विक परंपरा के अनुसार इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का भौगोलिक विस्तार त्रिभुजाकार है। उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पर, दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र प्रवरा नदी पर, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर मेरठ यूपी हिंडन नदी पर और पश्चिमी सीमा सुतकांगडोर बलूचिस्तान दास्त नदी पर थी। अब देख लेते हैं प्रमुख स्थल जो हड़प्पा सभ्यता के थे या सिंधु घाटी सभ्यता के थे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था और इसकी उत्खनन किया था दयाराम साहनी ने 1921 में। यहाँ से अन्नागार के साक्ष्य मिलते हैं, R37 कब्रिस्तान मिलता है, शंख का बना बैल मिलता है और स्वास्तिक का चिन्ह भी देखने को मिलता है। मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, राखलदास बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज की है और इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। यहाँ से विशाल स्नानागार मिला है, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है और पशुपति की मुहर मिली है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है, वर्तमान गुजरात में है। SR राव ने 1954 ईस्वी में इसे खोजा है। यह एक बंदरगाह यानी कि पोर्ट था। गोदीबाड़ा डॉकयार्ड, फारस की मुहर और युग्म समाधान भी यहाँ पर मिले हैं। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अमलानंद घोष ने 1951 में इसकी खोज की। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। जुते हुए खेत के साक्ष्य, अग्निकुंड और ऊंट की हड्डियां यहाँ पर मिली हैं। धौलावीरा कच्छ गुजरात में स्थित है। JP जोशी 1967 से 68 में इसकी खोज करते हैं। नगर 3 भागों में विभक्त था। उत्कृष्ट जल प्रबंधन, स्टेडियम, 10 अक्षरों वाला
साइन बोर्ड भी यहाँ पर देखने को मिलता है। सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। चौंदड़ो मनके बनाने का कारखाना था और यह एकमात्र दुर्ग रहित नगर था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, समाज, अर्थव्यवस्था और नगर नियोजन की। सिंधु सभ्यता अपनी उत्कृष्ट नगरीय योजना के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नगर ग्रिड पद्धति पर आधारित थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। नगर दो भागों में बटे होते थे, एक पश्चिमी टीला जहां पर शासक वर्ग रहता था और दूसरा पूर्वी टीला जहां पर सामान्य जनता रहती थी। नालियां पक्की ईंटों से ढकी होती थीं। उत्कृष्ट जल निकासी प्रणाली थी सिंधु घाटी सभ्यता में। निर्माण में पक्की ईंटों का निश्चित अनुपात 4:2:1 लंबाई चौड़ाई मोटाई था। अपवाद कालीबंगा में दिखाई पड़ता है। मातृ देवी की बहुत सी मूर्तियां थी मिली, जिसके कारण इसे मातृ सत्तात्मक सभ्यता माना जाता है। लोग सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। आभूषण सोने, चांदी, हाथी दांत और तांबे के मिले हैं और स्त्री पुरुष दोनों ही पहनते थे। कृषि में मुख्य रूप से 9 फसलें उगाई जाती थीं, जिनमें गेहूं और जौ प्रमुख थीं। कपास पैदा करने का श्रेय सबसे पहले सिंधुवासियों को जाता है। पशुपालन में कुबड़ वाला सांड विशेष पूजनीय था। गाय, भैंस, भेड़, बकरी पाले जाते थे। शेर और लोहे का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। विनिमय बाटों के माध्यम से होता था, जो 16 के गुड़ज में थे। वस्तु विनिमय प्रणाली भी प्रमुखता से देखी गई है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु सभ्यता को मेलुआ कहा गया है। विदेशी व्यापार में तांबा खेतड़ी राजस्थान और ओमान से मंगाया जाता था। सोना कोलार कर्नाटक से और टिन तथा चांदी अफगानिस्तान एवं ईरान से मंगाए जाते थे। लाजवर्द मणि मेसोपोटामिया अफगानिस्तान से आयात की जाती थी, जो लापिस लजूली लाजवर्द मणि कहलाती है। अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म, लिपि एवं पतन की। सिंधु सभ्यता के किसी भी स्थल से मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानकर मातृ देवी की पूजा की जाती थी। मोहनजोदड़ो की मुहर पर पशुपति शिव, आदि शिव के साथ 5 प्रकार के 6 पशु, हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा और 2 हिरण अंकित हैं। प्रकृति पूजा में पीपल वृक्ष, जल स्नानागार और नाग पूजा के संकेत मिलते हैं। एक श्रृंगी पशु और कुबड़ वाला सांड सबसे पवित्र पशु माने जाते हैं। स्वस्तिक और चक्र, जिन्हें संभवतः सूर्य पूजा के प्रतीक थे। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु लिपि भाव चित्रात्मक थी, जिसमें यू आकार और मछली के चिन्ह सर्वाधिक थे। सिंधु लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इस शैली को बूस्ट्रोफेडेन कहा जाता है। अधिकांश मोहरें सेल खड़ी की बनी और वर्गाकार थीं। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है सेल खड़ी के बारे में। समाधान की 3 प्रणालियां थीं: पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और दाह संस्कार। पूर्ण समाधान सबको दफनाना सबसे प्रचलित था, जिसे जैसे हड़प्पा में R37 कब्रिस्तान मिला है। सिंधु सभ्यता के पतन का सबसे मान्य कारण बाण को माना जाता है। मार्शल और SR राव के अनुसार आर्यों का आक्रमण मार्टिमर व्हीलर के अनुसार और जलवायु परिवर्तन RL स्टाइन के अनुसार पतन का कारण था। KUR कैनेडी ने पतन का कारण महामारी मलेरिया को माना है। अब हम बात करेंगे ऋग्वैदिक काल के, अर्ली वैदिक पीरियड के। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। यह भारत की पहली ग्रामीण सभ्यता थी। आर्य सर्वप्रथम भारत में सप्त सैंधव प्रदेश, पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। ऋग्वेद में सरस्वती को सबसे प्राचीन नदी तमाम माना गया है। सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है। आर्थिक महत्व के कारण इसे हिरण्य कहा गया है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार उल्लेख है, लेकिन विंध्य पर्वत का उल्लेख नहीं है। प्रशासन की इकाइयां आरोही क्रम में सबसे पहले कुल, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन आता था। राजा पर नियंत्रण के लिए विदत सबसे प्राचीन, फिर सभा और समिति नामक संस्थाएं थीं। समिति सामान्य जनता की केंद्रीय परिषद थी, जो राजा का चुनाव करती थी। अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। जनता द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर बलि कहलाता था। समाज प्रतिसत्तात्मक था।
लेकिन महिलाओं की स्थिति बहुत सम्मानजनक थी। वे शिक्षा और सभा में भाग लेती थीं। बाल विवाह, पर्दा प्रथा और सती प्रथा का प्रचलन ऋग्वैदिक काल में बिल्कुल नहीं था। आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, ना कि जन्म पर। मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, कृषि गौण थी। गाय अर्थव्यवस्था का आधार थी और इसे अघन्या यानी कि ना मारे जाने योग्य माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। अधिकांश युद्ध गायों की खोज गविष्टि के लिए लड़े गए। पणि नामक लोग गायों की चोरी के लिए कुख्यात थे। इंद्र यानी कि पुरंदर सबसे प्रिय देवता थे, जिन्हें ऋग्वेद में सर्वाधिक 250 सूक्त समर्पित है और ये वर्षा और युद्ध के देवता थे। अग्नि मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ थे, 200 सूक्त इनको समर्पित है। वरुण जल और प्राकृतिक संतुलन ऋतु के देवता थे, ऋत से गोपा कहा गया इन्हें। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर वैदिक काल की, लेटर वैदिक पीरियड की। इस काल में आर्यों का विस्तार पंजाब से बढ़कर गंगा यमुना दोआब तक हो गया। इस काल की सबसे बड़ी क्रांति लोहे की खोज थी। लगभग 1000 ईसा पूर्व में अतरंजी खेड़ा यूपी से प्रथम साक्ष्य मिले हैं। लोहे के ग्रंथों में श्याम अयस या कृष्ण अयस कहा जाता था। कबीले जन आपस में मिलकर जनपद बन गए और राजा का पद वंशानुगत हो गया। राजा की शक्ति प्रदर्शित करने के लिए राजसूय यानी कि राजभिषेक यज्ञ, अश्वमेध यानी कि साम्राज्य विस्तार यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ यानी कि रथ दौड़ शुरू हुए। सभा और समिति का महत्व घट गया। उच्च अधिकारियों को रत्निन 12 संख्या कहा जाता था। कर वसूलने वाला अधिकारी भागदुग था और बलि यानी कि कर अब अनिवार्य हो गया, जो उपज का 1/16 भाग था। वर्ण व्यवस्था अब कर्म के बजाय जन्म पर आधारित हो गई। स्त्रियों की स्थिति में भारी गिरावट आई। उन्हें उपनयन संस्कार और सभा से बाहर कर दिया गया। समान गोत्र में विवाह वर्जित करने वाली गोत्र प्रथा की स्थापना हुई। आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का सर्वप्रथम उल्लेख जवालो उपनिषद में मिलता है। लोहे के ज्ञान से कृषि मुख्य व्यवसाय बन गई और पशुपालन द्वितीयक हो गया। व्यापार में निष्क और शतमान आभूषण या मुद्रा के रूप थे। कौशाम्बी में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ। इंद्र और अग्नि का महत्व घट गया और प्रजापति यानी कि सृष्टिकर्ता सर्वोच्च देवता बन गए। ब्राह्मणवादी कर्मकांडों और पशु बलि के विरोध में उपनिषदों की रचना हुई, जिन्होंने ज्ञान पर बल दिया। अब हम बात कर लेते हैं वैदिक साहित्य एवं षड्दर्शन की। वैदिक साहित्य को श्रुति यानी कि सुना हुआ कहा जाता है। वेद जो थे वो अपुरुषीय थे, यानी कि ईश्वर द्वारा रचित माने जाते हैं। उनकी रचना पुरुषों ने नहीं की। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र विश्वामित्र द्वारा रचित है और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त मिलता है। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता है। इसके उपवेद को आयुर्वेद कहते हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। इसके पुरोहित को उद्गाता कहते हैं और इसका उपवेद गंधर्व वेद है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। इसमें यज्ञों के नियम है। पुरोहित को अथर्वी कहा गया और उपवेद इसका धनुर्वेद है। अथर्ववेद में जादू टोना, रोग निवारण, वशीकरण है। इसके पुरोहित को ब्रह्मा कहा गया और इसका उपवेद शिल्पवेद है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की गद्य में की गई व्याख्या है। यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा है। आरण्यक वनों में लिखे गए ग्रंथ हैं। रहस्यवाद और दार्शनिक चिंतन है जिसमें। उपनिषदों की संख्या 108 है। यह भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। यम और नचिकेता का संवाद कंठोपनिषद से लिया गया है और यह भी इंपॉर्टेंट है। तमसो मां ज्योतिर्गमय और गार्गी या क्लबलक्य संवाद बृहन्यादरणक उपनिषद से लिया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं षड दर्शन की। तो सबसे पहले आता है सांख्य दर्शन, जिसके संस्थापक कपिल मुनि थे। यह सबसे प्राचीन दर्शन है। प्रकृति और पुरुष का सिद्धांत इसमें दिया गया है। योग दर्शन पतंजलि द्वारा दिया गया है। ध्यान और शारीरिक व्यायाम पर जोर देता है। यह न्याय दर्शन गौतम का दिया हुआ है। यह तर्क शास्त्र और तार्किक विश्लेषण की बात करता है। वैशेषिक दर्शन कणाद और उलूक का दिया हुआ है
और यह परमाणुवाद का सिद्धांत देता है। पूर्व मीमांसा जैमिनी का दिया हुआ है, यह वेदों के कर्मकांडों का दार्शनिक औचित्य है। उत्तर मीमांसा वेदांत बादरायण का दिया हुआ है और यह ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है की बात करता है। अब हम बात करेंगे महाजनपद काल एवं मगध का उत्कर्ष की। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे के व्यापक उपयोग से द्वितीय नगरीकरण का जन्म हुआ। इस समय संपूर्ण भारत 16 महाजनपदों में विभक्त था, जिसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। तो जो संपूर्ण भारत था वो 16 महाजनपदों में विभक्त था, जिसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 16 में से 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में थे। 14 महाजनपदों में राजतंत्र था, जबकि बज्जी और मल्ल में गणतंत्र था। उत्तर प्रदेश के 8 प्रमुख महाजनपद हैं और उनकी राजधानियां परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिनको आप याद रखिएगा। काशी की राजधानी वाराणसी थी और वर्तमान स्थिति की अगर बात की जाए तो वाराणसी एवं आसपास का क्षेत्र है। कौशल, इसकी राजधानी श्रावस्ती और साकेत थी। वर्तमान स्थिति की अगर बात की जाए तो यह अवध क्षेत्र, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच में स्थित है। वत्स, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, प्रयागराज और कौशाम्बी के आसपास का क्षेत्र। मल्ल, इसकी राजधानी कुशीनगर, पावा थी। देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर के आसपास का क्षेत्र और यह एक गणतंत्र था। कुरु जो महाजनपद था, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर, पश्चिमी यूपी का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। पांचाल जो महाजनपद था, इसकी राजधानी अहिछत्र और कांपिल्य थी। बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, रुहेलखंड का इलाका इसके अंतर्गत आता था। शूरसेन, मथुरा का इसकी राजधानी थी। मथुरा और आसपास का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। चेदी, सुक्तमती इसकी राजधानी थी। बुंदेलखंड क्षेत्र, बांदा का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। अशमक गोदावरी नदी तट पर स्थित एकमात्र दक्षिण भारतीय महाजनपद था, जिसकी राजधानी पोतन थी। मगध सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बनकर उभरा क्योंकि इसके पास उपजाऊ मैदान था, लोहे की खदानें थीं और सामरिक राजधानियां जलदुर्ग, पाटलिपुत्र थी। हरेक वंश पितृहंता वंश कहलाया और इसका संस्थापक बिंबिसार था, जिसने वैवाहिक संबंधों से साम्राज्य विस्तार किया। बिंबिसार के दरबार में प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक था। अजात शत्रु कुणिक ने लिच्छवियों को हराया। इसी के समय प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम तट पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। शिशुनाग वंश के कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली का आयोजन हुआ। अभी संगीतियों के बारे में हम बहुत विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे, तो उसकी चिंता मत करिएगा। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था, जिसे एकराट और सर्वछत्रांतक कहा गया। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। अब हम बात कर लेते हैं भारत पर विदेशी आक्रमणों की, और यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हखामनी वंश ने किया था। ईरान शासक डेरियस प्रथम, दारा प्रथम ने 516 बीसी में भारत पर पहला सफल आक्रमण किया और पंजाब सिंध को 20वां प्रांत बनाया। ईरानी आक्रमण के प्रभाव से भारत में खरोष्टी लिपि, दाएं से बाएं का विकास हुआ। अशोक ने अभिलेख उत्कीर्ण कराने की प्रथा ईरानियों से ही सीखी थी। सिकंदर महान मकदुनिया का शासक था। इसके गुरु का नाम अरस्तु था। तक्षशिला के शासक आम्भी ने सिकंदर के सामने बिना लड़े आत्मसमर्पण किया और भारत का पहला देशद्रोही कहलाया। हाइडेस्पीस झेलम का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। 326 बीसी सिकंदर और पोरस के बीच लड़ा गया। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पार करने से इनकार कर दिया था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई। उसके घोड़े का नाम बुकाफेला था। यूनानी आक्रमण के प्रभाव से भारतीय कला पर गांधार कला शैली का विकास हुआ। अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के जीवन एवं सिद्धांतों की। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, बहुत ही कम समय में आपको पूरा प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, नेपाल में शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। तो इनके जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड था। बुद्ध का पालन पोषण मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। संघ में शामिल होने वाली वो प्रथम महिला थी। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं।
तो जब 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। इसका प्रतीक था घोड़ा कंथक। बुद्ध के गुरु का नाम आलार कलाम था, जो सांख्य दर्शन से जुड़े हुए थे, और रुद्रक रामपुत्र भी इनके गुरु का एक नाम था। ठीक है, 2 गुरु थे। 35 वर्ष की आयु में बोध गया में निरंजना फल्गु नदी के तट पर ज्ञान प्राप्ति हुई। प्रतीक था बोधि वृक्ष, तो एक पीपल का वृक्ष था जिसके नीचे ये बैठे और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे बोधि वृक्ष नाम दिया गया। बुद्ध ने अपना उपदेश सारनाथ में दिया था प्रथम, और जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, और इसका प्रतीक चक्र था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती कौशल की राजधानी में दिए थे, जो कौशल महाजनपद था। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर यूपी में मल्लगढ़ राज्य में हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं, और इसका प्रतीक स्तूप था। बौद्ध दर्शन का मूल आधार 4 आर्य सत्य हैं। दुख, दुख समुदाय यानी कि दुख का कारण है और कारण तृष्णा है। दुख निरोध यानी कि दुख रोका जा सकता है, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा यानी कि दुख निवारण के मार्ग हैं। दुख निवारण के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताए हैं, और ये सभी मध्यम मार्ग पर आधारित हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। बुद्ध, धम्म और संघ। प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध धर्म का कारण कार्य सिद्धांत है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है। यह आत्मा को नहीं मानता, लेकिन पुनर्जन्म को मानता है। अब हम बात करेंगे बौद्ध संगीतियों एवं संप्रदाय की। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व राजगिरी में होती है। शासक तब अजात शत्रु था, और प्रमुख कार्यों की अगर बात की जाए तो सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन होता है, और इस संगीति का अध्यक्ष महाकश्यप होता है। द्वितीय 383 बीसी में होती है वैशाली में। कालाशोक शासक होता है। संघ में पहला विभाजन यहाँ पर देखने को मिलता है स्थाविर और महासांगिक में, और सर्वकामी इसका अध्यक्ष होता है। तृतीय बौद्ध संगीति 250 बीसी में होती है पाटलिपुत्र अशोक के शासनकाल में। अभिदम्ब पिटक का संकलन होता है, और इसका अध्यक्ष मोगली पुत्र तिस्स होता है। चतुर्थ संगीति कुंडलबन में होती है कनिष्क शासनकाल में। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो जाता है, और इसका अध्यक्ष वसुमित्र होता है। हीनयानी रूढ़वादी थे, बुद्ध को महापुरुष मानते थे, मूर्ति पूजा नहीं करते थे, और इनकी भाषा पाली थी। लक्ष्य अहर्त था। महायान परिवर्तनवादी थे, बुद्ध को ईश्वर मानकर उनकी मूर्ति पूजा करते थे, और भाषा संस्कृत थी इनकी। इनका लक्ष्य था बोधिसत्व को पाना। भारत में पूजी जाने वाली पहली मानव मूर्तियां बुद्ध की थीं महायान के द्वारा। वज्रयान शाखा 8वीं शताब्दी में जन्मी, जिसमें जादू टोना तंत्र मंत्र शामिल था, जिसने धर्म का पतन किया। अवलोकितेश्वर पद्मपाणि सबसे लोकप्रिय बोधिसत्व है। कमल का फूल हाथ में है। मैत्रेय भविष्य में आने वाले बोधिसत्व हैं, यानी कि फ्यूचर के महात्मा बुद्ध। अब हम बात कर लेते हैं जैन धर्म की, इनके तीर्थंकर एवं सिद्धांतों की। जैन धर्म में महात्माओं को निर्ग्रंथ, बंधन रहित और संस्थापकों को तीर्थंकर कहा जाता है। कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, जिन्हें आदिनाथ भी कहा गया। जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, और इनका प्रतीक बैल और या वृषभ था। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी है, प्रतीक इनका शंख था, और ऋषभ देव का ऋग्वेद में उल्लेख भी मिलता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, इनका प्रतीक सर्प फण है। इन्होंने 4 महाव्रत दिए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए, जो कि अंतिम तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक सिंह है, और इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महावीर स्वामी ने 5 महाव्रत दिए। ब्रह्मचर्य। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल में हुआ। बचपन का नाम इनका वर्धमान था। महावीर की माता त्रिशला के लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। महावीर को 42 वर्ष की आयु में ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई, यानी कि उच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर ने प्रथम उपदेश राजगृह में प्राकृत भाषा अर्धमागधी भाषा में दिया था। महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी में मल्ल राजा सुस्तिपाल के यहाँ हुई थी।
जैन धर्म के त्रिरत्न की अगर बात की जाए तो सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक आचरण है। जैन धर्म अनिश्वरवादी है, लेकिन आत्मा के अस्तित्व को दृढ़ता से मानता है, कण-कण में जीव की बात को मानता है। जैन धर्म में अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया गया है, इसलिए यह मुख्य रूप से व्यापारियों में फैला। स्यादवाद, अनेकांतवाद, ज्ञान की सापेक्षता जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक सिद्धांत है। संलेखना उपवास द्वारा स्वेच्छा से प्राण त्यागने की विधि है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो राजा था, शासक था, वो अपने जीवन के अंतिम दिनों में कर्नाटक चला जाता है और वहां पर संलेखना विधि से अपने प्राण का त्याग करता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बटा। द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में हुई। देवर्दी क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में हुई। श्वेतांबर स्थूलभद्र के अनुयायी थे, ये सफेद वस्त्र पहनते थे, और दिगंबर भद्रबाहु के अनुयायी थे और ये पूर्णतः नग्न रहते थे। अब हम बात कर लेते हैं मौर्य साम्राज्य की। इसके शासकों का एक क्रम देख लेते हैं, शासनकाल लगभग देख लेते हैं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की। 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक ये राज करता है। मौर्य वंश का संस्थापक है। प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की ये स्थापना करता है। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक रहता है। इसको अमित्रघात की उपाधि मिली। आजीवक संप्रदाय का यह प्रबल अनुयायी था। अशोक महान 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहता है। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में इसने लड़ा और भेरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति अपनाई। ऐसा माना जाता है कि कलिंग युद्ध में भीषण रक्तपात देखकर इसका मन पसीज गया और इसने बाद में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। दशरथ मौर्य 232 ईसा पूर्व से 224 ईसा पूर्व तक रहता है। अशोक का ये पौत्र है। आजीवकों को नागार्जुनी गुफाएं दान में दे देता है। बृहद्रथ ये अंतिम शासक होता है मौर्य वंश का और 187 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहता है। इसकी हत्या सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा की जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस और मुद्रा राक्षस में वृषल कहा है। तो मुद्रा राक्षस एक रचना है जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। उसमें चंद्रगुप्त को वृषल कहा गया है, यानी कि निम्न कुल का। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया, जिसने मेगस्थनीज को अपना राजदूत बनाकर भेजा। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त ने गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। चंद्रगुप्त ने जीवन के अंत में जैन धर्म अपनाकर श्रवणबेलगोला कर्नाटक में प्राण त्याग। बिंदुसार को यूनानी लेखकों ने अमित्रघात, शत्रुओं का नाश करने वाला कहा है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। सीरिया के राजा ने इसके दरबार में डाइमेकस को भेजा था। अशोक महान को अभिलेखों में देवा नाम पियदस्सी देवताओं का प्रिय कहा गया है। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा, जिसका वर्णन उसके 13वें शिलालेख में मिलता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष त्याग कर धम्म घोष अपनाया और उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। अशोक ने आजीवकों के लिए बराबर की पहाड़ियों बिहार में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। अशोक ने बौद्ध प्रचार के लिए पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामेइक, यूनानी लिपियों में है। भारत में केवल ब्राह्मी में है। अशोक का वास्तविक नाम केवल 4 अभिलेखों में मिलता है। मास्की, गुर्जर, नित्तूर और उदयगोलम में मिलता है। रुमिनदेई अभिलेख नेपाल एक आर्थिक अभिलेख है, जहां अशोक ने भू राजस्व 1/8 कर दिया था, क्योंकि वहां पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। मौर्य प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत था। कौटिल्य ने राज्य का सप्तांग सिद्धांत दिया है। मौर्य के शीर्ष 18 अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। समाहर्ता राजस्व मंत्री होता था। सीता अध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। जिले का प्रमुख अधिकारी रज्जुक था। राजकीय भूमि को सीता कहा जाता था। मौर्य काल का राजकीय मुद्रा पण यानी कि चांदी का आहत सिक्का थी। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा और गलत दावा किया कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। अब हम बात करेंगे मौर्योत्तर काल देशी एवं विदेशी राजवंश की।
शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। राजधानी विदिशा है। पुष्यमित्र ने भरहुत और सांची स्तूप की 4 दीवारी का निर्माण पत्थर से करवाया। पुष्यमित्र के अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित महर्षि पतंजलि महाभाष्य के रचयिता थे। यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में भगवान विष्णु को समर्पित गरुड़ ध्वज स्थापित किया। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव था। सातवाहन वंश का संस्थापक शिमुख था। राजधानी प्रतिष्ठान पैठण थी। सातवाहनों का सबसे प्रतापी शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी था और यह अद्वितीय ब्राह्मण था। कहला ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि दान देने की प्रथा सातवाहनों ने ही शुरू की और नाना घाट अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। सातवाहनों ने सर्वाधिक शीशे के सिक्के चलाए। इनका समाज मात्र सत्तात्मक प्रतीत होता है। विदेशी आक्रमण का सही क्रम हिंद यवन, फिर शक आए, फिर पल्लव आए और फिर कुषाण आए। हिंद यवन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक थे। मिलिंद पन्नो हिंद यवन शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच दार्शनिक संवाद है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख विशुद्ध संस्कृत भाषा का प्रथम और सबसे बड़ा अभिलेख है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पल्लव शासक गोंडो फर्निस के समय सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत आए। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल फड कडफिसेस था। यह चीन की यूची कबीले से था। कुषाण शासक कनिष्क द्वितीय अशोक ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया और यह भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। कनिष्क के समय रेशम मार्ग पर भारतीयों का नियंत्रण स्थापित हुआ। कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। कनिष्क के दरबारी विद्वान अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन, भारत का आइंस्टीन जिसको कहा जाता है, और चरक थे। अब हम बात कर लेते हैं दक्षिण भारत के संगम काल की। संगम का अर्थ है तमिल कवियों विद्वानों की सभा जो पांड्य राजाओं के संरक्षण में आयोजित हुई। चेर राज्य का राजकीय चिन्ह धनुष था। शासक सेन गुट्टू वन ने पत्नी पूजा कड़गी पूजा शुरू की। चोल राज्य का राजकीय चिन्ह बाघ था। शासक करिकाल ने कावेरी नदी पर ग्रैंड एनीकट बांध बनवाया। पांड्य राज्य का राजकीय चिन्ह मछली था। इनकी राजधानी मदुरै थी। प्रथम संगम के अध्यक्ष अगस्त ऋषि थे। दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति फैलाई। तोल्कापियर रचित संगम काल का सबसे प्राचीन तमिल व्याकरण है। तिरुवल्लुवर रचित को तमिल साहित्य का बाइबल कहा जाता है। शिल्पाधिकारम इलिंगो अंडिगल रचित में कोवलन और कड़गी की प्रेम कहानी है। संगम काल के सर्वोच्च देवता मुरुगन कार्तिकेय थे। अब हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य की। शासक श्री गुप्त थे। शासन काल लगभग 240 से 280 ईस्वी। महत्वपूर्ण उपाधि या तथ्य की बात करें तो गुप्त वंश का यह संस्थापक था और महाराज की उपाधि इसको मिली थी। घटोत्कच 280 से 319 ईस्वी तक ये शासन करता है। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी होता है और महाराज की उपाधि ये भी धारण करता है। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 334 ईस्वी तक शासन करता है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक बनता है। महाराजा धीराज की ये उपाधि धारण करता है और गुप्त संवत 319 ईस्वी चलाता है। 319 ईस्वी में चलाता है। समुद्रगुप्त इस वंश का सबसे प्रतापी शासक है। 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक ये शासन करता है। भारत का नेपोलियन कहलाता है, कविराज कहलाता है और अश्वमेध कर्ता भी कहलाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 380 ईस्वी से 412 ईस्वी तक शासन करता है। शकों का विजेता कहलाता है, इसलिए इसको शकारी कहते हैं। दरबार में नवरत्न निवास करते थे। कुमार गुप्त प्रथम 415 ईस्वी से 455 ईस्वी का कार्यकाल होता है इसका। महेंद्रादित्य इसकी उपाधि होती है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक है ये। स्कंदगुप्त 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक शासन करता है। हूणों के आक्रमण को विफल किया और सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार इसने करवाया। विष्णुगुप्त 540 ईस्वी से 550 ईस्वी तक रहता है और गुप्त वंश का ये अंतिम शासक होता है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। संस्थापक श्रीगुप्त है। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था जिसने 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया। समुद्रगुप्त को B.A. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेन था जिसने अशोक के स्तंभ पर प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी। समुद्रगुप्त को सिक्कों पर बीणा बजाते हुए दिखाया गया है। वह विष्णु का उपासक था।
चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराकर विक्रमादित्य और शकारी की उपाधि ली और चांदी के सिक्के चलाए जो रुपये कहलाए। दिल्ली का महरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है जो जंग रहित बना हुआ है। चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के उज्जैन दरबार में नवरत्न, कालिदास, बारामिहिर, धन्वंतरी आदि रहते थे। स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण को विफल किया भीतरी स्तंभ लेख से। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का अंतिम जीर्णोद्धार कराया। गुप्त प्रशासन विकेंद्रीकृत था। यहीं से भारत में सामंतवाद का उदय माना जाता है। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी किए जिन्हें दीनार कहा गया। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है 510 एडी में। मंदिर निर्माण की नागर शैली का जन्म गुप्त काल में हुआ है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर शिखर युक्त पहला मंदिर है। भीतरगांव का मंदिर कानपुर पूरी तरह से ईंटों से निर्मित प्राचीनतम मंदिर है। अजंता की गुफा संख्या 16 और 17 गुप्तकालीन है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम, विशाख दत्त मुद्रा राक्षस और विष्णु शर्मा पंचतंत्र गुप्तकालीन है। आर्यभट्ट ने शून्य और दशमलव प्रणाली का विकास किया और बताया कि पृथ्वी गोल है। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। अब हम बात करेंगे गुप्तोत्तर काल एवं दक्षिण भारत की। हर्षवर्धन शिलादित्य जिसको कहा गया ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को नर्मदा नदी के तट पर हराया है और इसका लिखित प्रमाण मिलता है एहोल अभिलेख से। हर्ष के काल में चीनी यात्री ह्वेनसांग सुयुकी भारत आया। हर्ष का दरबारी कवि बाणभट्ट था जिसने हर्षचरित और कादंबरी की रचना की। दोनों रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बार बार एग्जाम में पूछी गई हैं। हर्ष ने स्वयं रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद नामक 3 नाटक लिखे हैं। पल्लवों के समय द्रविड़ शैली की शुरुआत हुई राजधानी कांची में। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया था। तो ये रहा आपका प्राचीन भारत के इतिहास का जो नोट्स हैं, क्विक रिवीजन नोट्स, वो आपने आज देखे। 300 से अधिक पॉइंट्स में आपने प्राचीन भारत के इतिहास को कंप्लीट किया, प्रागैतिहासिक काल से लेकर हर्षवर्धन के काल तक को। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। रही बात आज के इस वीडियो की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा जहां पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं और सभी पीडीएफ्स प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से तैयारी करिए, फिर चाहे लेखपाल का एग्जाम हो, लोअर पीसीएस का एग्जाम हो, बगैर मेहनत को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जो लोग शॉर्टकट से जाना चाहते हैं, रास्ता उनके लिए बहुत कठिन हो सकता है। हो सकता है 1-2 पेपर में उनके नंबर आ जाएं 60, 70, 80, लेकिन कट-ऑफ से पार जाने के लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, ये यकीन मानिए। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।